गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. चलिए आ गए सब लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर यस सर, मैसेज कर दिया हूँ, ज्वाइन हो रहे हैं सर। गुड इवनिंग सर। सुनाली में आ गई। चलिए, हमारा जो है लास्ट क्लास में पेन फिजियोलॉजी भी खत्म हो गया, नर्वस सिस्टम पूरा खत्म। थोड़ा सा सेल के बारे में रह गया, हमने सिलेबस देखा था तो सेल के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कुछ लोग कह भी रहे थे कि सेल हुआ नहीं है, तो वो हम इस वजह से नहीं पढ़ा रहे थे बिकॉज 11-12 की चीजें हैं। सेल्स के बारे में 11-12 में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा सिलेबस अपना हो ही गया है, अपने पास टाइम है, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, जैसे सेल रह गया है, टिश्यूज रह गए हैं, है ना, तो इनकी और बात कर लेते हैं। प्राइमरी जो चीजें हैं बायोलॉजी की, एबीसीडी की। चलिए, सेल। सेल मतलब कोशिका।
सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक, हम जानते ही हैं हमारी पूरी बॉडी की पहली यूनिट, प्राइमरी यूनिट जो है वो सेल है। कई सारी सेल्स मिलके टिश्यूज बना रही हैं, कई सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, है ना, और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी हमारी बनती है। तो सेल को हम क्या बोल सकते हैं, यदि इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं सेल की, तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या हुआ कि सेल जो है हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि कर क्या रही है, स्ट्रक्चरल काम भी कर रही है, मीन्स बॉडी को बनाने का काम भी कर रही है, ह्यूमन बॉडी को बनाने का काम भी कर रही है। और साथ में ह्यूमन बॉडी जो काम करती है, जो फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो फंक्शंस भी किस कारण से हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ सेल के कारण हो पाते हैं। ठीक है ना। देन इसके बाद सेल जो है डिफरेंट साइज की देखने को मिलती है बॉडी में। ऐसा नहीं है कि एक ही साइज की हमें सेल देखने को मिलेगी, डिफरेंट साइज की सेल्स यहाँ पर हमारे बॉडी में देखने को मिलती हैं। उनका साइज अलग रहेगा, देन उनका शेप भी अलग अलग रहता है ना। सेल का शेप एक जैसा भी नहीं होता। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा ही है कि जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सेल है, क्या न्यूरॉन्स का साइज अलग रहता है। एक नॉर्मल सेल यदि है उसका साइज अलग रहता है ना। तो इनका शेप भी अलग रहता है और फंक्शंस भी अलग अलग सेल्स के अलग अलग होते हैं। तो सेल्स क्या है, डिफरेंट साइज में मिलेंगी हमें, देन डिफरेंट शेप में हमें बॉडी में मिलती हैं, और साथ में इनके फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी में। देन इसके बाद आप लोग म्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए आप लोग। क्वेश्चन है मेरा। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, अभी आप म्यूट करिए अभी। जो आपने पढ़ाया था ना पेन फिजियोलॉजी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अभी कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे हम, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर बात करेंगे, क्वेश्चंस बाद में। ओके, हाँ, बाद में आप पूछिएगा। ठीक, तो सेल्स बीच में क्या है, लिंक टूटती है बीच में। अब जब अपना मतलब टॉपिक शुरू हो गया है उसके बाद आप बीच में कह रहे हो क्वेश्चन से, शुरुआत में ही बोलना चाहिए था। क्या बता रहे थे, भूल ही गए हम। सर सेल के टाइप बता दो, सेल के टाइप बता दो, सेल के टाइप। हाँ, तो सेल्स के बारे में क्या हम बता रहे हैं कि सेल्स जो है, हमने डेफिनेशंस क्या देखी इसकी, डेफिनेशंस हम क्या बोलेंगे कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल जो है हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है ना। और ये क्या रहेगी, ये वेरियस डिफरेंट शेप में मिलेगी। इसका शेप ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह का शेप देखने को मिलेगा, है ना। हर जगह की सेल्स हो सकती है अलग अलग तरह से हमें देखने को मिले, साथ में इसका शेप भी हमें अलग देखने को। चलिए, तो इस तरह से सेल्स जो है हमें विभिन्न वेरियस शेप में मिलेंगी, फंक्शंस भी इसके अलग अलग होते हैं। अब देखें कि सबसे पहले सेल्स को, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की हम बात करें कि सबसे पहले सेल्स को किसने देखा, किसने बताया था सबसे पहले सेल्स के बारे में। यदि क्वेश्चंस पूछा जाता है, वाइवा में जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एग्जाम का जब वाइवा होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसने देखा था सेल्स को, किसने बताया था सेल्स के बारे में। तो रॉबर्ट हुक करके थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, HUCKEI, रॉबर्ट हुक, है ना। ये KEI है, रॉबर्ट हुक पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले जिन्होंने बताया, हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने सेल्स के बारे में बताया वो है रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने जो है सेल्स के बारे में सबसे पहले देखा, ठीक है ना, और उसके बारे में बताया। बट हुआ क्या, रॉबर्ट हुक ने जब सेल्स को देखा था तो जो इनके पास माइक्रोस्कोप था, अब सीधी सी बात है कि सेल्स इतना फाइन स्ट्रक्चर होता है कि उसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ऐसे तो सेल्स हमें दिखाई देती ही नहीं है ना बाहर से, तो सेल्स को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक के टाइम में जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में बताया था, तो उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आए थे, है ना। हम जो है माइक्रोस्कोप जानते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इस तरह से दो लेंस लगे होते हैं बस, है ना, एक आगे की ओर लेंस होता है, एक पीछे की ओर होता है, और एक बीच में भी होता है। इस तरह तीन लेंस होते हैं, ठीक है ना। जो इधर है इसे हम बोलते हैं आई लेंस, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, इसे हम आई लेंस बोलेंगे। ये होता है ऑब्जेक्ट लेंस, और यहाँ पे लेंस नहीं होके एक्चुअली मिरर होता है ना, मिरर होता है जो थोड़ा सा क्या है, तिरछा रहता है, स्लाइटली क्या रहेगा, ये इस तरह से तिरछा रहता है मिरर, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, होते तो और भी तरह के हैं, लेकिन मेनली दो तरह में हमने इसको मेजरली बोल सकते हैं या मेनली बोल सकते हैं, दो तरह के माइक्रोस्कोप ने हमने इसको डिवाइड किया है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि सबसे पहले आया था, जो कि रॉबर्ट हुक के पास था। ये वाला माइक्रोस्कोप किसके पास था, रॉबर्ट हुक के पास। तो इसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल्स को देखा था, और जब उन्होंने सेल्स को देखा, अब क्या है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, इसमें इतनी ज्यादा फाइन डिटेलिंग पता चलती नहीं है। जैसे कि आजकल जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलते हैं, जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। तो उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो क्या है, हम फाइन डिटेल निकाल सकते हैं, हम सेल्स को अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ तक कि सेल्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। लेकिन जो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप चलते थे, उसमें इतनी फाइन डिटेलिंग कर नहीं सकते थे। तो रॉबर्ट हुक के टाइम में यही वाला यही जो था सिंपल माइक्रोस्कोप था, यही चलन में था, ठीक है ना, और यही माइक्रोस्कोप उनके पास था। तो इसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था। तो उस समय जब उन्होंने सेल्स को देखा, तो सेल्स उनको नॉन लिविंग टाइप की लगी, इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि सेल्स क्या होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने, जो है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है, बिकॉज ऑफ उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से सेल के स्ट्रक्चर्स को देखा, और जब उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से सेल के स्ट्रक्चर्स को देखा था, तब जो है सेल्स में कोई उनको एक्टिविटी नजर नहीं आई, सेल्स के अंदर उन्होंने जो है उन्हें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो जब कोई एक्टिविटी सेल्स के अंदर हो नहीं रही थी, तब उन्होंने क्या कह दिया कि सेल क्या है, एक तरह का नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। लेकिन जो है सबसे पहले यदि सेल्स के बारे में कहा जाए कि सबसे पहले किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने ही जो है देखा था, सबसे पहले सेल्स को देखा था। फिर इसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेन हॉक आए, ठीक है ना, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ल्यूवेन हॉक ये किसके बाद, रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेन हॉक करके थे, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ये, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या है, इनके टाइम पर कौन सा माइक्रोस्कोप आ गया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका था। इनके टाइम पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका था। तो इन्होंने सेल्स को किससे देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इन्होंने क्या देखा कि सेल जो है वो नॉन लिविंग जो है सबस्टेंस नहीं है, या नॉन लिविंग नहीं होती है सेल जो है एक लिविंग सबस्टेंस की तरह काम कर रही होती है। सेल में जो है लिविंग थिंग है ना। उन्होंने सेल्स के फाइन स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक है ना, सेल की एक्टिविटी को भी देखा। तो ल्यूवेन हॉक ने बताया कि सेल जो है वो नॉन लिविंग नहीं होके कैसी है, लिविंग है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था कि सेल जो है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक, बिकॉज ऑफ उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था, और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है इतना फाइन डिटेलिंग कर नहीं सकता है। ल्यूवेन हॉक की जब हम बात करते हैं, तो ल्यूवेन हॉक ने जो है किस में देखा था, ल्यूवेन हॉक ने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो फाइन डिटेलिंग करने में उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने फिर आगे देखकर जो है इसकी स्टडी की,
और स्टडी करके उन्होंने बताया कि सेल नॉन लिविंग नहीं होके लिविंग सबस्टेंस की तरह काम करती है, और साथ में उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताया कि सेल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है। तो ये पूरा बताया है इन्होंने ल्यूवेनहॉफ ने। ठीक, देन अब बात करें सेल जो है, सेल की थ्योरी क्या है, या सेल जो है बनती कैसे। तो हम जानते हैं सेल कैसे बनती है। सबसे पहले हम देखें कि सेल कैसे बनती है, सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये चीज हम रिप्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि सेल का फॉर्मेशन, एक सेल जो है बन कैसे रही है। तो सेल के फॉर्मेशन के लिए हमें दो सेल चाहिए रहती हैं, एक फीमेल सेल चाहिए होती है, एक फीमेल सेल चाहिए, और दूसरी चाहिए हमें मेल सेल। मेल सेल, फीमेल सेल में हमें क्या चाहिए, ओवम चाहिए। ओवम की क्या है, एक टाइप से सेल से मिलके बना हुआ है ना, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। देन मेल सेल में हमें क्या चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म, इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। इसके डीएनए में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 23। मीन्स एक सेल ये है और एक सेल ये है। अब ये एक ही सेल है, ठीक है ना। सेल का फॉर्मेशन देख रहे हैं हम। अब क्या होगा, जब ये सेल स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूजन के बाद जो सेल्स बन रही है, ये भी सेल ही है। जो फ्यूजन के बाद जो बन रहा है, इसे भी हम सेल ही बोलेंगे। और क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट बोल देते हैं। ये है हमारा जाइगोट। तो जाइगोट जो पहली प्राइमरी सेल बनती है, जिसको हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, जाइगोट की पहली प्रिमिटिव सेल है ना। तो इसी तरह से सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये सेल है ना, इस सेल को हम जाइगोट बोल रहे हैं या बोल रहे हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है पहली सेल, जीवन की पहली सेल, है ना, फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ। कहीं कोई पूछा जाए जीके का क्वेश्चन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लाइफ की पहली सेल कौन सी होती है, प्रिमिटिव सेल ही होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ जब मेल ओवम और स्पर्म फ्यूज होगा, तो जो पहली सेल हमारी बन रही है, हमने ये वहां पढ़ा भी था रिप्रोडक्शन में, जो पहली सेल बन रही है उस सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। ये प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सेल जो है बन कैसे रही है, सेल बन रही है फीमेल सेल से और मेल सेल से। सेल के बनने के लिए हमें एक फीमेल सेल चाहिए, एक मेल सेल चाहिए। फीमेल में ओवरी एक सेल की तरह काम कर रही है, स्पर्मेटोगोनिया वो भी एक सेल की तरह काम कर रहा है। इसके डीएनए में कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे हमें, 23। इसके डीएनए में भी हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। और जो प्रिमिटिव सेल बनेगी, इसमें हमें अब 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम्स इसमें आके ऐड हो गए। तो यहाँ पर हमें कितने क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, 46 क्रोमोसोम। तो इस तरह से हमारी प्रिमिटिव सेल बनी। अब ये प्रिमिटिव सेल क्या करती है, सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। अब ये प्रिमिटिव सेल क्या करेगी, डिवाइड होगी, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें। अब क्या होगा, एक सेल बनेगी, फिर 2 सेल बनेगी, 3 सेल बनेगी। इस तरह से क्या होगा, एक टिश्यू बन जाएगा। सेल सेल मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, म्यूट करिए। तो प्रिमिटिव सेल ने क्या करा, आगे चल के मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पर प्रिमिटिव सेल में, और प्रिमिटिव सेल अब आगे चल के क्या बन गई, टिश्यू बन गई। अब टिश्यू क्या करेंगे, टिश्यू मिलके, है ना, टिश्यू में भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। और टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं, है ना। तो कई सारे ऑर्गन्स बनने लगेंगे, और धीरे धीरे ऑर्गन बन के क्या बना लेंगे, ऑर्गन बन के ये मान लो कई सारे ऑर्गन बन गए, और एक ह्यूमन बॉडी का शेप वहां पर मिलने लगेगा। ऑर्गन बन के सिस्टम बनने लगते हैं, है ना, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा, ब्रेन का नर्वस सिस्टम बन जाएगा, उसके अलावा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, रीनल सिस्टम बनेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। और ये पूरा का पूरा जब सिस्टम बनता है, तो इससे क्या होने लगता है, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो ह्यूमन बॉडी बन रही है, वो बन रही है किस कारण से, सेल के कारण ही बन रही है ना। एक कोशिका, पहले सबसे पहले एक कोशिका बनी, फिर उसके बाद वो उसमें क्या हुआ, उसमें मल्टीप्लिकेशन होने लगा, मल्टीप्लिकेशन होके वो टिश्यूज बनाने लगे, और टिश्यू कई सारे टिश्यूज मिलके फिर ऑर्गन बनाने लगे, ऑर्गन सिस्टम बनाने लगेंगे, और सिस्टम बन के क्या बन जाती है, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है ना। ये होती है सेल थ्योरी, ठीक है। सेल का फॉर्मेशन होता कैसे है, यदि सेल्स का फॉर्मेशन लिखने को आए
तो हमें यही लिख के आना पड़ेगा, ठीक है ना। देन इसके बाद फिर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है सेल की। तो प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम देख लेते हैं कि सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मेन कुछ प्रॉपर्टी भी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी सेल की कि ये क्या करती है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ऑल लिविंग थिंग्स are made up of सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी लिविंग थिंग है, ठीक है ना, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित चीजें जो होती हैं, वो मिली किससे, वो जीवित चीजें जो है वो किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यही हो गई कि जितनी भी जीवित थिंग्स हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बने होते हैं, उसके अंदर सेल्स जरूर रहेगी, ठीक है ना। सेल्स बिल्कुल मिलना ही है। यदि कोई जीवित है तो उसके अंदर, या जीवित थिंग्स है ना, जिनके अंदर जान होती है, जिनमें लाइफ होती है, उस वो किससे मिलके बनी हुई है, अल्टीमेटली सेल से मिलके बनी हुई है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही हो गई। देन न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स। पहला ये था न्यू सेल आर created by old cell. New cells are created by old cell, dividing into two. अब इसका क्या मतलब हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी है न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल डिवाइडिंग इनटू टू। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो न्यू सेल्स बनती है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, यदि कोई न्यू सेल्स बन रही है तो वो ऐसे नहीं बन गई है कि अचानक से कहीं से बन जाएगी। उसको बनने में, है ना, न्यू सेल्स यदि बनती है तो वो न्यू सेल्स यदि बन रही है तो वो किस कारण से बन रही है। न्यू सेल्स यदि बनती है तो वो किस कारण से बनती है, वो बनती है ओल्ड सेल के कारण। कि ओल्ड सेल, मान लो अभी हमने देखा जैसे कि प्रिमिटिव सेल बनी थी, मान लो ये कौन सी सेल थी, प्रिमिटिव सेल थी, है ना, ओवा प्रिमिटिव सेल थी, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, जब इसमें डिवीजन होगा, प्रिमिटिव सेल में जब डिवीजन होगा तो दो सेल्स हो गई, है ना। प्रिमिटिव सेल में डिवीजन हुआ, वैसे तो 4 बनती हैं प्रिमिटिव सेल से, है ना, 2 नहीं बनती हैं, 1 से डायरेक्ट 4 बनती हैं प्रिमिटिव सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिमिटिव सेल्स मतलब ओवा और स्पर्म से फ्यूज होके एक प्रिमिटिव सेल बनी थी। तो मींस क्या हुआ कि ये जो प्रिमिटिव सेल है, ये क्या सेल हो गई, ये ओल्ड सेल हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, न्यू सेल हो गई। तो हमने क्या देखा, जो न्यू सेल है, ये न्यू सेल्स बनी किससे है, ओल्ड सेल के डिवीजन से। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल। कि न्यू सेल्स जो है वो किससे क्रिएट होती है, ओल्ड सेल से ही क्रिएट होती है ना। डिवाइडिंग इनटू टू मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होके, 2 या 4 पार्ट में डिवाइड होके। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये हमारी प्रिमिटिव सेल्स में डिवीजन हुआ तो उससे कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल्स बन गई। अब ये 4 सेल्स जो बनी है, जो न्यू सेल्स बनी है, वो अल्टीमेटली बनी किससे, ओल्ड सेल से। मतलब जब न्यू सेल्स बनती है तो ये तय है कि पुरानी कोई सेल्स एग्जिस्ट करती ही करती है, मतलब पुरानी सेल से ही न्यू सेल्स बनेगी। ऐसे सेल्स के बनने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि 4-5 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ नए मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिलते हैं तो सेल्स बना देंगे, है ना। सेल्स को बनने के लिए कोई दूसरी सेल्स चाहिए ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें ओल्ड पुरानी सेल्स चाहिए, मतलब सेल्स को सेल्स ही बना सकती है, ठीक है ना। जैसे कि यदि प्रिमिटिव सेल्स की हम बात करें तो प्रिमिटिव सेल्स भी कैसे बनी थी, प्रिमिटिव सेल्स भी बनी थी स्पर्म से और किससे, ओवरी से, और ओवा से। तो ओवा और स्पर्मेटोगोनिया भी क्या है, एक टाइप की सेल्स है ना। तो ओवा और जो है स्पर्म, ये भी सेल्स है। तो प्रिमिटिव सेल्स भी किससे बनी, प्रीवियसली सेल से। तो न्यू सेल्स जब बनेगी तो वो प्रीवियसली कोई सेल्स एग्जिस्ट करती ही करती है ना। कोई ऐसे कंटेंट नहीं होते हैं कि 4-5 कंटेंट मिलके किसी सेल्स को बना दें। अब मान लो यहाँ पर एक और न्यू सेल्स बनना चालू हो गई, है ना, एक सेल्स और बन गई, ये 4 से 8 हो गई, ठीक है ना। 4 से कितनी हो गई, 8। अब ये वाली न्यू है, ये न्यू सेल्स हो गई। अब ये सेल्स किससे बनी है,
ये सेल्स बनी है ओल्ड सेल से, है ना, जो कि पहले एग्जिस्ट कर रही थी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सेल्स की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कि सेल्स हमेशा जो है पुरानी सेल्स से ही बनती है। ठीक, नई सेल्स यदि बनेगी तो पुरानी सेल्स से ही जो है बनेगी, पुरानी सेल्स एग्जिस्ट करती ही करती है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। देन थर्ड प्रॉपर्टी, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तीसरी प्रॉपर्टी है, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक ऑफ लाइफ, बेसिक बिल्डिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का मतलब है कि जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, यदि कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है वो भी बिकॉज ऑफ सेल्स के कारण ही कर रही है। मींस ये क्या कर रही है, बेसिक बिल्डिंग बना रही है, लाइफ की एक बेसिक बिल्डिंग बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो उसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो हो गई है कि सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ। मींस यदि लाइफ है और लाइफ की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन रहा है ना, वो बना कौन रही है, सेल्स ही बना रही है। तो हमें ये तीन जो है प्रॉपर्टी सेल्स की याद होना चाहिए। मेन बेसिक तीन प्रॉपर्टीज होती हैं ना, स्वान ने ये दी थी, ये तीनों प्रॉपर्टी किसने दी थी, स्वान ने, SCHWANN, स्वान, SCHWANN। स्वान करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, स्वान। इन्होंने ये तीन प्रॉपर्टी बताई, ठीक है ना। ये तीन प्रॉपर्टी के बारे में किसने डिस्क्राइब किया है, स्वान ने डिस्क्राइब किया है, तीन बेसिक प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है ना। यदि एग्जाम में आए कि थ्री बेसिक प्रॉपर्टी या थ्री प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू स्वान, तो हमें यही तीनों प्रॉपर्टी लिख कर आनी पड़ेगी कि ये तीन प्रॉपर्टी स्वान ने बताई है। इसलिए अपन ने इसको अलग से पढ़ा है कि तीन कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना, स्वान के अकॉर्डिंग, स्वान ने इन्होंने सबसे पहले बताया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। देन अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर्स की, कि सेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को हमें मिलेंगे। सेल स्ट्रक्चर्स, सेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल स्ट्रक्चर, कई सारे स्ट्रक्चर से, हमने अभी शुरुआत में ही बताया कि सेल जो है वो कई सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कौन कौन से मेन उसके स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। पहला स्ट्रक्चर का नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, पहला स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है सेल का, आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मान लो ये कोई एनिमल सेल है, ठीक है ना, इस तरह से ये मान लो कोई सेल है, ठीक। तो इसका बाहर का जो पार्ट, कोशिका भित्ति भी बोलते हैं ना, बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ये रेड कलर से हम बना रहे हैं। तो बाहर से एक इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन कवर की हुई रहती है, एक मेम्ब्रेन लगी रहती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, जो रेड कलर की हमें दिख रही है बाहर की ओर, जो सेल को कवर की हुई है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में कहा जाता है इसको कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन।
आपको? सर ऑडियो आवाज आ रही है? सर आपको ऑडियो दोनों नहीं आ रहा है। जी सर, ऑडियो वीडियो दोनों नहीं आ रहा सर है। ब्लैकआउट हो गया है, ब्लैकआउट। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आवाज तो आ रही, वीडियो भी आ गया सर। सर आ गया आ गया। चलिए, वो क्या है कि एक लाइट चली गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको बोर्ड को, क्योंकि लाइट चली गई है ना, तो अब वो सामने आपको बोर्ड थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा, लाइट नहीं होगी उस पे, है ना। चलिए थोड़ा सा मैनेज करिए और सुनिए, है ना। आप लोग सभी लोग म्यूट करें। तो हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो बाहर की जो हमें दिख रही है, ये बाहर की जो आउटिंग जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है, इसका काम क्या है, ये करती क्या है? इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को सेपरेट रखती है। मान लो देखो, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी सेल है ना, और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है ना, ये इनर सेल एनवायरनमेंट है, अंदर का एनवायरनमेंट, इनर सेल एनवायरनमेंट, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, दिखाई दे और सेल के बाहर भी, और ये क्या है? आउटर एनवायरनमेंट है, ये आउटर सेल एनवायरनमेंट हो जाएगा, आउटर सेल एनवायरनमेंट। देखिएगा, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है और बाहर क्या है? ये आउटर एनवायरनमेंट है। तो जो अंदर वाला जो एनवायरनमेंट होता है, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो बाहर का एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, और अंदर का एनवायरनमेंट इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कर क्या रही है? ये सेल मेम्ब्रेन आउटर सेल एनवायरनमेंट और इनर सेल एनवायरनमेंट, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट और इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम कर रही है। ठीक है। तो फंक्शंस क्या हो गया इसका, सेल मेम्ब्रेन का? कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट मतलब सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट मतलब सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। तो पहला फंक्शन इसका ये हो गया। ठीक है ना। साथ में अब देखें कि कितनी मोटी रहती है, इसकी थिकनेस कितनी रहेगी? थिकनेस इसकी रहती है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। थिकनेस की बात करें, थिकनेस कितनी रहेगी इसकी? 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। 70 to 100 एंगस्ट्रॉम ये थिक रहेगी, मोटी रहेगी। एंगस्ट्रॉम जो है इसकी यूनिट है, या फिर हम इसको नैनोमीटर में भी नाप सकते हैं। नैनोमीटर में जब नापते हैं तो 7 to 10 रहेगा, 7 to 10 नैनोमीटर, ठीक। तो नैनोमीटर में 7 to 10 इसकी थिकनेस है। कितनी मोटी है ये? 70 to 100 है ये, 70 से 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में 70 से 100 और 7 से 10 नैनोमीटर में मिलेगी। ठीक है। तो ये इसकी थिकनेस हो गई सेल मेम्ब्रेन की। देन आगे की बात करें, और इसमें क्या क्या रहेगा? थिकनेस हमने देख ली, ठीक है ना। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक, तो ये स्ट्रक्चर्स मतलब इसका कंपोजिशन देखें कि किससे मिलकर बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। ठीक है ना। कि कंपोजिशन क्या क्या है इसमें? कंपोजिशन मतलब कंटेंट, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंटेंट, कि मतलब किससे मिलकर बना है। तो इसमें 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहला लिपिड से मिलकर बनी होती है लिपिड। दूसरा है प्रोटीन, लिपिड से मिलकर बनी होगी सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, और कार्बोहाइड्रेट्स। 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो 3 चीजों से मिलकर क्या बनती है? सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी हुई होती है। कौन कौन सी 3 चीजें हो गई? लिपिड हो गई, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। यदि इसके परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है 50% प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, 50% प्रोटीन,
सेकंड नंबर पे 40% होता है लिपिड, 40% इसमें लिपिड पाया जाता है, वो 10% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, 10% कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होगा। सेल मेम्ब्रेन समझ में आया। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सेल होती है, सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है जिससे सेल कवर है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर इसकी हमने थिकनेस देख ली कि थिकनेस कितनी होती है, 70 से 100 एंगस्ट्रॉम। यदि नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर में 7 से 10 नैनोमीटर। ठीक, देन कंपोजिशन हमने देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला है लिपिड, 40% होगा ये, दूसरा है प्रोटीन 50% होगा, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 10% होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका कंपोजिशन। देन अब ये कर क्या रहा है, एक तो कर रहा है कि इसका फंक्शन हमने क्या देखा कि ये इनर सेल एनवायरनमेंट, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, मतलब ये अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट करने का काम कर रहा है। साथ में प्रोटेक्शंस का भी काम करती है ना, कि सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन है तो क्या होगा, बाहर से सेल को प्रोटेक्ट करके रख रही है ताकि सेल के अंदर के जो ऑर्गन है उसमें कोई जो है हानि, या हम कह सकते हैं उसमें कोई इंजरी ना पहुंचे। ठीक, तो सेल के अंदर के ऑर्गन को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है, यही इसका फंक्शन। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा आता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, अब दूसरा कंटेंट क्या है हमारा, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के बाद इसको मिटा दें। सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा स्ट्रक्चर्स का क्या नाम है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस सेल के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, ओवल शेप का ये जो हमें बीच में दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा। और क्या है न्यूक्लियस में, और क्या देखते हैं, इसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए। डीएनए किसमें होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को हमें मिलता है। ठीक, डीएनए मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, उस सेल्स के अंदर होते हैं, उस सेल्स के अंदर भी कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि अभी मान लो हमने स्पर्म देखा था, तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के, स्पर्म क्या है, एक टाइप की सेल है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या हमें देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम। जो 23 क्रोमोसोम्स थे ना, वो उसके डीएनए में देखने को, वो उसके न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस सेंटर्स में होता है, ओवल शेप का देखने को मिलता है ये हमें, और इसमें हमें क्रोमोसोम्स मतलब जो है डीएनए देखने को मिलते हैं। देन और क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ठीक है ना, डीएनए कर क्या रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। जो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है ना, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो दूसरा फंक्शन इसका ये हो गया। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखना, है ना, हमने ब्लड में पढ़ा भी है। आरबीसी एकमात्र ऐसी सेल है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स होती है वो। ठीक, बाकी सभी में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। देन अच्छा, जैसे कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है ना हमें बाहर, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। यही नहीं, जितने भी इसके अंदर के ऑर्गन है सभी में हमें एक क्या देखने को मिलती है, मेम्ब्रेन। मतलब इनकी खुद की भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक, बाहर तो सेल की मेम्ब्रेन है ही, इस न्यूक्लियस की खुद की भी एक मेम्ब्रेन होती है। और सिर्फ न्यूक्लियस की ही खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन है ना, जितने भी, जैसे कि अभी हमने पहला ऑर्गन देख लिया क्या, डीएनए, इसके अलावा अभी और ऑर्गन की बात करेंगे, तो जितने भी ऑर्गन है उन सबकी भी खुद की एक क्या होती है, थिन पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक, देन अब इसके बाद देखें नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाद थर्ड हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो यहाँ पर एक फ्लूइड, पूरी सेल के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है। सेल के अंदर जो एक लिक्विड पाया जाएगा, इस लिक्विड को ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक,
इस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर, ये जो सेल दिख रही है, सेल के अंदर एक क्या पाया जा रहा है? एक लिक्विड पाया जा रहा है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? एक थिक फ्लूइड होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है, जो कि कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। इस गाढ़े फ्लूइड को इस थिक फ्लूइड रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। एक चीज और बता दें, ये हमने पढ़ा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना? न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा? फ्लूइड होगा। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस है, प्लाज्म, उसे साइटोप्लाज्म नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो इसके अंदर, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो याद रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूजन नहीं होना है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर होता है। और इसी साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गन होते हैं। इन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स ना। जो सेल के ऑर्गन होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाएगा। देन अब बात करें हम कौन कौन से ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स इसमें रहेंगे, तो थर्ड नंबर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं, है ना, कि सेल के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर हमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। मान लो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं। ठीक, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया करते क्या है? आप लोग अच्छे से जानते हो। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस भी बोलते हैं, सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होती है? एनर्जी स्टोर रहती है। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है? एटीपी के फॉर्म में। याद रखना है, किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। जसमीत सिंह जी प्लीज, आप प्लीज म्यूट करें। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स रहते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल के अंदर, और इसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ इसके अंदर ही क्या होती है? एनर्जी होती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक, और जब ये एनर्जी यूज हो जाती है, जब ये एनर्जी यूज हो जाएगी तब ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एडीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो जब ये यूज हो जाएगी, एनर्जी जैसे यूज हो जाएगी तब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टोर्ड एनर्जी कहां पर मिलेगी हमें? स्टोर्ड एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, सिंपल। देन आगे अपना नेक्स्ट है इसके बाद गोल्जी एपरेटस, या गोल्जी एपरेटस से पहले हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 4 थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये भी क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के ऑर्गन होते हैं। ठीक है ना। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाएगा? ये जो हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से जो है न्यूक्लियस से जो है हमें कनेक्टेड दिखते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड है इसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर वीडियो अटक गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्ट है? जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे थे। तो इस जो न्यूक्लियोप्लाज्म से ही कनेक्ट एक स्ट्रक्चर्स होता है, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिक्यूलम। तो इसका कहां पर मिलेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहाँ होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है ना। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये कितनी तरह का होगा, ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह का मिलेगा, एक रफ देखने को मिलता है, एक स्मूथ, ठीक। तो इस बेस पर यदि रफ है तब हम उसे क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है ना। और यदि ये स्मूथ है तो स्मूथ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या ER के नाम से भी जाना जाता है। यदि स्मूथ है तो उसको ER भी बोलते हैं, ठीक है ना। R अगर हम नहीं भी हम यदि S नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ER का मतलब ही क्या होता है, ER का मतलब ही होता है ये स्मूथ है। लेकिन जब ये रफ रहेगी तो रफ के लिए हम RER भी बोलते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो न्यूक्लियस से अटैच रहता है। न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी, ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, इस मेम्ब्रेन से क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा, ठीक। तो इसका फंक्शंस क्या है वो अभी अपन देख रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आई, दो तरह का रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये करता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एक्चुअली देखो ये किससे, अब ये क्या है, ये अभी हमने देखा कि ये न्यूक्लियस, मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर DNA है, ठीक है ना, और एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं RNA। ये RNA भी कहाँ मिलते हैं, हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। और ये RNA करते क्या है, RNA प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन बनती कहाँ है, RNA के अंदर बनती है। अब प्रोटीन RNA के अंदर बन रही है और RNA न्यूक्लियस के पास है। अब इस प्रोटीन का क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कर रहा है। इसलिए ये किससे चिपकी हुई है, इसलिए ये न्यूक्लियस से चिपकी हुई है ना। तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो न्यूक्लियस से क्यों अटैच है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ही RNA है, और RNA क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। अब जो RNA जो प्रोटीन बना रहा है, इस प्रोटीन का क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बिल्कुल अटैच रहती है, किससे अटैच हमें मिलेगी, न्यूक्लियस से अटैच मिलती है, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, ऊपर का मिटा देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स जब हम देखेंगे तो वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा हो गया गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है ना। तो जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिख रहा है, सेम अस ऐसा ही हमें गोल्जी एपरेटस दिखता है। तो गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोनों एक जैसे दिखते हैं। देखो दिख रहा है ना, दोनों एक जैसे। ये हमारा है गोल्जी एपरेटस, ये है हमारा गोल्जी एपरेटस। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये है हमारा गोल्जी एपरेटस और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो सेम अस जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिखता है जब हम सेल्स को देखते हैं, वैसे ही हमें गोल्जी एपरेटस दिखता है। लेकिन गोल्जी एपरेटस और इसको हम कैसे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसके पास दिखेगा हमें, ये हमें दिखेगा न्यूक्लियस से चिपका हुआ, जबकि गोल्जी एपरेटस हमें न्यूक्लियस से चिपका हुआ नहीं दिखता, ये यहाँ वहां फैला हुआ मिलेगा।
तो गोल्जी अपरेटस जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर थोड़ा सा दिखेगा, न्यूक्लियस से चिपका हुआ, एडहेयर नहीं दिखता है, ठीक। और इसका फंक्शंस क्या होता है, ये प्रोटीन को रिसीव करने का काम करेगा। देखो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल सेम फंक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आरएनए क्या कर रहा था, आरएनए प्रोटीन बना रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट करेगा तो कहां ट्रांसपोर्ट कर देता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी अपरेटस के पास। तो गोल्जी अपरेटस कर क्या रहा है, रिसीव कर रहा है प्रोटीन को, ठीक है ना। यहां से कहां आया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया प्रोटीन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां चला जाता है प्रोटीन, गोल्जी अपरेटस में चला जाता है। तो ये रिसीवर होता है, इसलिए इसको जो है रिसीवर ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। गोल्जी अपरेटस को रिसीवर, ये रिसीव करने वाला होता है। साथ में और क्या करता है, पेकिंग करता है, ठीक है ना। तो रिसीव कर रहा है गोल्जी अपरेटस, प्रोटीन की पेकिंग कर रहा है, और पेकिंग करने के बाद ये कहां तक पहुंचा देता है, रिक्वायर्ड सेल्स तक, या रिक्वायर्ड जो जहां जहां प्रोटीन की जरूरत है ना, जहां भी ग्रोथ होनी है वहां पर ये कहां करता है, इसको पहुंचा देता है। तो पहुंचाने का मेन काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। इसलिए गोल्जी अपरेटस को, जैसे कि हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, ऐसे ही गोल्जी अपरेटस को जो है पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, सेल का पोस्ट ऑफिस। तो गोल्जी अपरेटस को हम क्या जो है कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है कि जहां जो लेटर्स होते हैं ना, जो लेटर्स हैं वो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में ये वहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, फिर वहां पर पेकिंग होगी, अलग अलग पेकिंग मतलब अलग अलग जिले के जो हैं, अलग अलग जिले के अलग अलग जगह के जो है पोस्ट जो होती हैं वो अलग अलग सेपरेट हम कर लेते हैं। तो सेम काम यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि प्रोटीन बना यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको क्या करा, रिसीव कर लिया, मतलब लिया, ट्रांसपोर्ट हुआ, और ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया उसने, गोल्जी अपरेटस के पास कर दिया। अब गोल्जी अपरेटस उसकी प्रॉपरली क्या कर रहा है, पेकिंग कर रहा है, उसको रिसीव करने का काम कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रोटीन को पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो गोल्जी अपरेटस का काम ये होता है। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। बाकी के अभी 2-3 अपने जो है सेल ऑर्गेनल्स और बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम जो है इसको नेक्स्ट कल की क्लास में करें, क्योंकि थोड़ा सा जाना है, हमें काम है, तो इसको अपन कल कंटिन्यू करें। इतना समझ में सबको आ गया होगा? जी साहब, जी साहब। Yes, sir. चलिए, सर खूब अच्छा कोई पढ़ाया। क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कल अपन उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं कल। जी साहब। नहीं, वही